25 मई 2025 को केरल तट के पास MSC एल्सा 3 नामक जहाज डूब गया, जिसके कंटेनरों में खतरनाक रसायन थे। इससे समुद्री जीवन को उसी प्रकार का खतरा पैदा हो गया जिस प्रकार का खतरा वर्ष 2002 में ओडिशा तट के पास तेल रिसाव के कारण हजारों मछलियों के मरने के रूप में हमारे सामने आया था। इस घटना पर यानी कोची तट के पास जो जहाज के डूबने से तेल रिसाव के खतरे पैदा हुए हैं, इस घटना पर एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कई संस्थाओं से जवाब मांगा है। क्या है ये पूरा मुद्दा और एनजीटी को किस प्रकार का मैंडेट हासिल है, उसके कार्य क्या है, उसका ज्यूरिसडिक्शन क्या है, उसकी संरचना क्या है, आज इस वीडियो के माध्यम से इन सभी मुद्दों को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ये पूरी घटना किस प्रकार से सामने आई है। हाल ही में हमने देखा कि केरल के कोची तट के पास MSC एल्सा 3 नामक जहाज डूबा, जो कि लाइबेरिया का ध्वज उस पर था और इसमें बहुत सारे कंटेनर मौजूद थे। लगभग 640 कंटेनर इसमें मौजूद थे और 25 मई 2025 को ये जहाज डूबा था। इसमें 13 कंटेनर ऐसे थे जिसमें खतरनाक सामग्री भरी हुई थी और इन 13 कंटेनरों में से 12 कंटेनर ऐसे थे जिसमें कैल्शियम कार्बाइड था। 12 अलग से कंटेनर थे जिसमें कैल्शियम कार्बाइड था। इसके अलावा लगभग 84 मीट्रिक टन डीजल था, लगभग 367 मीट्रिक टन फर्नेस ऑयल था और अन्य अज्ञात खतरनाक सामग्री इसके कंटेनरों में भरी हुई थी। इससे समुद्री जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित होने की एक संभावना पैदा हुई, क्योंकि संभावना इसलिए क्योंकि जैसे जैसे इन कंटेनरों से जो भी इसमें रसायन भरे थे वो बाहर लीकेज होगा तो उससे समुद्री जीवन पर नकारात्मक प्रभाव इसका निश्चित रूप से पड़ने की संभावना है। इसलिए इस पूरी घटना के संभावित प्रभाव किस प्रकार से हो सकते हैं। समुद्री और तटीय जैव विविधता पर इसका गंभीर प्रभाव पड़ सकता है, जल गुणवत्ता में गिरावट आ सकती है, लहरों, हवाओं और धाराओं के कारण जो अलग अलग प्रकार के रासायनिक प्रदूषक हैं वो अन्य तटीय क्षेत्रों और लक्षद्वीप द्वीप समूह तक फैल सकते हैं। और आप जानते हैं कि लक्षद्वीप द्वीप समूह का निर्माण कोरल रीफ्स के माध्यम से हुआ है और कोरल रीफ बेहद संवेदनशील जैव विविधता को प्रकट करता है। तो कोरल रीफ पर भी इसका एक नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, वहां की जैव विविधता नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकती है। और यही कारण है कि 27 मई 2025 को एनजीटी यानी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने इस पर मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर स्वतः संज्ञान लिया, सो मोटो कॉग्निजेंस लिया। आप जानते हैं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की जो मुख्य पीठ है वो नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने कहा कि इस प्रकार की घटना से कई तरह के जो कानून हमने निर्मित किए हैं उनके उल्लंघन के साफ साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। जैसे जैव विविधता अधिनियम 2002, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के सीधे तौर पर उल्लंघन के इस प्रकार की घटनाओं से साक्ष्य प्राप्त होते हैं और इसलिए उसने कई संस्थाओं से जवाब मांगा है। इसमें कौन कौन सी संस्थाएं हैं जिनसे एनजीटी ने कहा है कि उन्हें अगली सुनवाई से एक सप्ताह पूर्व अपना जवाब दाखिल करना होगा। ये संस्थाएं हैं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लक्षद्वीप प्रदूषण नियंत्रण समिति, केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव, बंदरगाह शिपिंग और जल मार्ग मंत्रालय के सचिव, भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय राष्ट्रीय समुद्र सूचना और सेवा केंद्र से इनको इससे भी जवाब मांगा गया है। अगली सुनवाई 30 जुलाई 2025 को होगी और इस सुनवाई से एक सप्ताह पूर्व इन सभी संस्थाओं को एनजीटी में अपना जवाब दाखिल करना होगा। आखिर किस प्रकार से एनजीटी ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया, इस संदर्भ में हमारे लिए जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि एनजीटी क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका ज्यूरिसडिक्शन यानी इसकी अधिकारिता क्या है, इसकी शक्तियां क्या है, किस प्रकार के मामलों में निर्णय ले सकती है। तो चलिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण के बारे में, न्यायाधिकरण के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में। तो इसकी स्थापना किस अधिनियम के माध्यम से हुई? इस राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के माध्यम से इसकी स्थापना हुई। इससे आपको यह पता लगता है कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है यानी एक वैधानिक निकाय है। जिस भी संस्था की स्थापना एक अधिनियम के माध्यम से होती है उसको हम एक वैधानिक निकाय के रूप में व्याख्यायित करते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण और वनों के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण और वनों के साथ साथ जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उनके संरक्षण से संबंधित मामलों का प्रभावी तरीके से तीव्र गति से निपटारा करना ही इसका मुख्यतः मैंडेट है, मुख्य इसका उद्देश्य है। इसके अलावा
भारत में इस प्रकार का जो निकाय स्थापित हुआ, भारत विश्व का तीसरा ऐसा देश बना था जब इसकी स्थापना हुई जिसने इस प्रकार के निकाय को स्थापित किया था। इससे पहले, भारत से पहले केवल दो देश थे जिनके पास इस प्रकार का निकाय था, और वो दो देश थे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद भारत तीसरा ऐसा देश बना था जिसने इस प्रकार का निकाय स्थापित किया था। पर्यावरण संबंधी जितने भी मुद्दे आते हैं उनके एप्लीकेशन और अपील दाखिल होने के केवल 6 महीने के भीतर ही इसे अंतिम रूप से सभी मामलों का निपटारा करने के लिए कहा गया। इसका ये मैंडेट निर्धारित किया गया, यानी जितने भी पर्यावरण संबंधी मुद्दे हैं उनके जो भी एप्लीकेशन आते हैं और जो भी अपील दाखिल होती है उनको 6 महीने के भीतर निपटारा करना इसकी बाध्यता है, एनजीटी की बाध्यता है। इसके सामने ये एक बाध्य शर्त रखी गई है। इसके अलावा एनजीटी की जो बैठक का मुख्य स्थान है वो कौन सी है, इसकी जो मुख्य पीठ है वो कहां पर है, नई दिल्ली में है। इसके अलावा इसकी क्षेत्रीय पीठें भी हैं। क्षेत्रीय पीठ कहां कहां पर है, एक मध्य भारत में है भोपाल में, एक आप कह सकते हैं कि पश्चिमी भारत में पुणे में है, एक पूर्वी भारत कोलकाता में है और एक दक्षिण भारत चेन्नई में है। यानी एक प्रकार से सभी दिशाओं में इसकी पीठों को स्थापित करने की कोशिश की गई है और पर्यावरण से जुड़े हुए जितने भी मामले होते हैं उनका तीव्र गति से निपटारा करने का प्रयास एनजीटी के माध्यम से किया जाता है, एनजीटी के द्वारा किया जाता है। अगर हम इसकी संरचना के बारे में बात करें तो एनजीटी में एक अध्यक्ष होता है, न्यायिक सदस्य होते हैं और विशेषज्ञ सदस्य होते हैं। न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य कितने होते हैं, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य कम से कम 10 और अधिकतम 20 हो सकते हैं। और इनका जो कार्यकाल होता है वो कितने समय के लिए होता है, 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले पूरा हो जाए उतना ही इनका कार्यकाल होता है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते, यानी इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती है, दोबारा उस पद पर ये नहीं जा सकते हैं। अगर हम नियुक्ति के बारे में बात करें तो अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर, उनके परामर्श से, सिफारिश नहीं कहना चाहिए परामर्श कहना चाहिए, उनके परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। इसके अलावा जो न्यायिक सदस्य होते हैं, विशेषज्ञ सदस्य होते हैं, उनकी नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक चयन समिति का गठन किया जाता है। अगर सदस्यों की बात करें तो सदस्यों के लिए आवश्यक है कि न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य कम से कम 10 और अधिकतम 20 इसमें हो सकते हैं और पूर्णकालिक होंगे, यानी इनका जो कार्यकाल होगा पूर्णकालिक सदस्य के रूप में ही इनकी नियुक्ति होगी। आगे बढ़ते हैं और इसकी अधिकारिता के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। एनजीटी की अधिकारिता, उसकी ज्यूरिसडिक्शन क्या है। अगर हम इसके ज्यूरिसडिक्शन की बात करें तो एनजीटी अधिनियम 2010 की धारा 19 अधिकरण को अपनी स्वयं की प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति प्रदान करती है, यानी एनजीटी स्वयं ही अपनी प्रक्रिया को रेगुलेट करने का काम करता है। सिविल मामलों से संबंधित अधिकारिता की ज्यूरिसडिक्शन की बात करें तो पर्यावरण से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उनसे संबंधित सभी सिविल मामलों पर निर्णय करने की इसकी अधिकारिता है। इसके अलावा पर्यावरण से संबंधित किसी भी विधिक अधिकार के प्रवर्तन, उसके एनफोर्समेंट का अधिकार भी एनजीटी को प्रदान किया गया है, उसको लागू करने का अधिकार भी एनजीटी के पास है। अक्टूबर 2021 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया था और एनजीटी को एक विशिष्ट मंच के रूप में उसने परिभाषित किया था और कहा था कि देश भर में पर्यावरणीय मुद्दों को उठाने हेतु स्वतः संज्ञान, सो मोटो लेने की शक्तियों से ये संपन्न है। अब आप देख सकते हैं कि एमएससी एल्सा 3 जहाज के मामले में जो एनजीटी ने सो मोटो कॉग्निजेंस लिया है वो शक्ति इसको प्राप्त है और सुप्रीम कोर्ट ने इस शक्ति को एक महत्वपूर्ण निर्णय में परिभाषित किया है। निर्णय है अक्टूबर 2021 का। सो मोटो की शक्ति, सो मोटो यानी स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति किसी मुद्दे पर एनजीटी के पास है। सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण निर्णय इस पर है। मुख्य परीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण फैक्ट आपके सामने है और इसका प्रयोग आप कर सकते हैं मुख्य परीक्षा में। अगर हम इसकी अपीली अधिकारिता के बारे बात करें तो न केवल एनजीटी में आवेदन करने का किसी के पास अधिकार है, आवेदन को सुनने का, आवेदन दाखिल करने पर मूल अधिकारिता इसकी है, बल्कि उसके अतिरिक्त एक अधिकरण के रूप में अपील पर सुनवाई करने की अपीली अधिकारिता भी इसके पास है। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है और आपकी प्रारंभिक परीक्षा में इस प्रकार के तथ्य पूछे जा सकते हैं, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अगर हम एनजीटी की शक्तियों के बारे में बात करें तो किस प्रकार की शक्तियां इसको हासिल हैं, ये कई प्रकार के उपबंध कर सकता है। किस प्रकार के उपबंध एनजीटी द्वारा किए जा सकते हैं, इस पर ध्यान देना, इस पर गौर करना जरूरी है। जैसे प्रदूषण
या अन्य पर्यावरणीय नुकसान से पीड़ित किसी भी व्यक्ति को अनुतोष और प्रतिकर। अनुतोष का मतलब क्या होता है? अनुतोष का मतलब होता है रिलीफ प्रदान करने, और प्रतिकर का मतलब क्या होता है? रेमेडी करने, किसी चीज को सुधारने। तो रिलीफ प्रदान करने और रेमेडी करने के लिए ये उपबंध कर सकता है अगर किसी भी व्यक्ति को प्रदूषण और अन्य जो कोई भी पर्यावरणीय घटना से किसी प्रकार का नुकसान होता है। इसके अलावा क्षतिग्रस्त संपत्तियों के प्रत्यास्थापन के लिए भी उपबंध कर सकता है, यानी अगर किसी व्यक्ति की संपत्ति क्षतिग्रस्त होती है किसी भी पर्यावरणीय घटना के कारण, तो एनजीटी उस परिसंपत्ति को वापस उसी रूप में स्थापित करने या उसके स्थान पर किसी अन्य परिसंपत्ति का उपबंध करने के लिए प्रावधान कर सकता है। प्रत्यास्थापन का मतलब ये हुआ ऐसे क्षेत्र अथवा क्षेत्रों के लिए जिन्हें अधिकरण ठीक समझे पर्यावरण के प्रत्यास्थापन के लिए उपबंध कर सकता है। यानी अगर पर्यावरण से किसी प्रकार को नुकसान होता है, कि पर्यावरण किसी भी कोई भी आपदा आती है और उससे किसी व्यक्ति को नुकसान होता है, पर्यावरणीय नुकसान से कोई व्यक्ति पीड़ित होता है, तो उसी रूप में उसकी परिसंपत्ति को लौटाने का उपबंध एनजीटी द्वारा किया जा सकता है। अधिकरण का आदेश या निर्णय या पंचाट सिविल न्यायालय के डिक्री के रूप में निष्पादन योग्य होता है, उसी प्रकार से लागू किया जाएगा, उसी प्रकार को उसको निष्पादित किया जाएगा जिस प्रकार से हम सिविल न्यायालय की किसी डिक्री को लागू करने का प्रयास करते हैं। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। नियमों के उल्लंघन की दशा में ये दंड भी प्रदान कर सकता है, जैसे एक निश्चित समय के लिए कारावास जिसे अधिकतम 3 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता हो, ऐसे दंड प्रदान कर सकता है। निश्चित आर्थिक दंड जिसे 10 करोड़ रुपए तक बढ़ाया जा सकता है, ये भी प्रदान कर सकता है। कारावास और आर्थिक दंड दोनों की ही व्यवस्था इसके द्वारा की जा सकती है। इसीलिए कई बार एनजीटी को क्वाजी जुडिशियल संस्था के रूप में भी व्याख्यायित किया जाता है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे कानून हैं जिसके उल्लंघन पर या अगर केंद्र सरकार इन कानूनों के अंतर्गत किसी प्रकार का कोई कदम उठाती है तो उसे लेकर के एनजीटी के पास जाया जा सकता है। किन किन कानूनों के अंतर्गत जाया जा सकता है? जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974, इसके अलावा जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण उपकर अधिनियम 1977, ये एक अलग अधिनियम है। वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991 और जैव विविधता अधिनियम 2002। अगर इसमें से किसी भी कानून का उल्लंघन होता है या सरकार इन कानूनों के तहत किसी भी प्रकार का निर्णय लेती है तो उस निर्णय के खिलाफ उस निर्णय को एनजीटी के समक्ष चुनौती दी जा सकती है। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको याद कर लीजिएगा। आप इस बात को भी समझिए कि एनजीटी का सबसे ज्यादा महत्व और इसकी स्थापना वस्तुतः होने की प्रक्रिया क्या थी। आप जानते हैं कि 1991 में भारत ने आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनाई और आर्थिक उदारीकरण की नीति के बाद भारत में तेजी से औद्योगिकरण की जो प्रक्रिया थी वो आगे बढ़ा। जैसे जैसे औद्योगिकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ी उससे पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव भी धीरे धीरे बिल्कुल स्पष्ट होने लगे। इसलिए पर्यावरणीय मुद्दों की संख्या भी बढ़ने लगी और इन मुद्दों को सुलझाने के लिए हमें एक निकाय, एक संस्था की आवश्यकता महसूस हुई और उसी प्रक्रिया में वर्ष 2010 में यह अधिनियम आया जिसके माध्यम से हमने राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना की। यानी जैसे जैसे पर्यावरणीय मुद्दों की संख्या बढ़ी तो उनका तीव्र गति से निपटारा करने और पर्यावरण संरक्षण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास था राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना, और यही इसका महत्व भी है। अब इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण किस प्रकार का निकाय है? ऑप्शन ए संवैधानिक, ऑप्शन बी वैधानिक, ऑप्शन सी न तो संवैधानिक और न ही वैधानिक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नई सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।